मऊ में जो बाल निकेतन पर ज़ीरो बी पर ओवरब्रिज का काम चल रहा है, इसमें कई निर्माण जो हैं वो टूटेंगे भी, कई दुकानें आएंगी उसके ज़द में। तो क्या जो निर्माण तोड़ा जाएगा उसका मुआवजा भी लोगों को मिलेगा? मैं उस पुल के लिए मेरे लड़ने से वो उन लोगों का टूटेगा, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि उन्हें कुछ ना मिले। मैं चाहता हूँ कि उनकी भी आंसू पूछ जाए, सरकार उन्हें भी कुछ दे दे, ठीक ना, उनका उचित मुआवजा दे दे। क्या है, सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने लिख कर दिया हूँ, मैंने लिख कर दिया है भी है, और मैं शासन में लिख कर दिया हूँ कि नहीं, उनको जो है उनको दिया जाए। पुल जो है, ये जो फ्लाईओवर बन रहा है, मैं रात में सोया था, मेरी नींद टूट गई, 12:30-1 बज रहा था। ईश्वर ने मुझसे कहा, भगवान ने मुझसे कहा कि ये काम अगर हो जाता तो जनता को बहुत राहत मिलती। मैं सच कहता हूँ। और मैं दूसरे ही दिन गया, मैं जा कर के जो है कलेक्टर साहब से मिला, और मैं उसके बाद जो है लगे जो है आज 9-10 साल हो गए, और पुल जो है आ गया, पैसा आ गया, बन रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं सेवा कर रहा हूँ तो मैं चुनाव ही लड़ूँ, मुझे कुर्सी ही मिले। आपने जिक्र किया किस तरीके से भ्रष्ट लोग राजनीति में हैं, जो अच्छे लोग हैं उनको जनता चुनती नहीं, ऐसे लोगों को मौका देती है तो वो जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार करेंगे, ऐसे काम करेंगे। लेकिन जब अच्छे लोगों का ऑप्शन ही नहीं होगा जनता के पास तो वो कैसे चुनेंगे? आप चुनाव नहीं लड़े, चुनावी मैदान में नहीं आए। जिस ओवरब्रिज की इतनी बड़ी समस्या मऊ की जो थी उसका समाधान आपने करा दिया। ओवरब्रिज का काम चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है, और उस ओवरब्रिज का काम कराने के नाम पर न जाने कितने लोग आए मऊ में और चुनाव जीत कर चले गए और कुछ नहीं हुआ। तो अगर आप चुनावी मैदान में ही नहीं आएंगे तो जनता कैसे चुनेगी? स्वागत है आपका PLL न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं शादाब काज़मी, और मेरे साथ मौजूद हैं मऊ के जन नेता देव प्रकाश राय जी, जो कि एक किसान नेता हैं और जिनके प्रयास से मऊ की एक बड़ी समस्या का समाधान हुआ। बाल निकेतन पर ओवरब्रिज का काम शुरू हो चुका है, और इसके बाद मुझे लगा देव प्रकाश जी से आप तमाम लोगों को तारुफ कराया जाए आपका। देव प्रकाश राय जी से सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत आपका भी आभारी हूँ कि आप हमारे यहाँ आए, धन्यवाद। आपने आभारी कहा है, हम आपके आभारी हैं और सारा शहर आपका आभारी है, जितनी बड़ी समस्या का आपने समाधान करा दिया। और इतनी बड़ी समस्या को हल करने के बाद भी आप किसी चुनाव में नहीं नज़र आए, और किसी तरह से अपना प्रचार प्रसार करना या इसकी चर्चा करना कहीं ऐसा नहीं देखा जाता है आपको। चुनाव बहुत महंगे हो गए हैं। मैं एक सामान्य किसान हूँ, तो और चुनाव तो उसी को, ऐसे ही व्यक्ति को तो लड़ना चाहिए जो जन समस्याओं को उठाए, उसका समाधान कर सके। आपने इतनी बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं सेवा कर रहा हूँ तो मैं चुनाव ही लड़ूँ, मुझे कुर्सी ही मिले। जब कुर्सी लोग नहीं दे रहे हैं तो मैं कैसे कुर्सी तो पैसा पर कुर्सी मिल रही है, और पैसा मेरे पास है नहीं, तो कुर्सी कैसे मुझे मिलेगी? आप देख रहे हैं ज़माना कैसा हो गया है। एक सामान्य MLA के चुनाव के लिए करोड़ों करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। तो ये नहीं है। मैं लड़का था, जब मैं लड़का था, पढ़ता था बापू इंटर कॉलेज में। उस ज़माने में स्टाफ रूम में, अध्यापक स्टाफ रूम में जो है शौचालय था, लेकिन लड़कियों के और लड़कों के लिए नहीं था। मेरी राजनीतिक शुरुआत शौचालय से हुई है। अगर मैं कहूँ कि मेरे दिल में ये बात आई और मैंने अपने प्रधानाचार्य से भरी मीटिंग में कहा कि सर, मेरे विद्यालय में लड़के लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, और वहीं से जो है वो प्रिंसिपल साहब ने दूसरे ही दिन, वो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, बाबू रामदास राय, बापू इंटर कॉलेज कोपागंज के प्रिंसिपल थे, उन्होंने दूसरे ही दिन गड्ढा खनवा करके 4 सेट में लैट्रिन रूम बनवाया। तो मेरी आवाज़ जो है, मैं जहाँ जो समस्या देखता हूँ मैं उस पर लड़ता हूँ। मैंने अपने गांव में मोहान घाट पर जो है छोटी सरजू में पुल बनाया 2000 में। मैं हाई कोर्ट 5 बार गया। मैंने भावरकुल हिलसा में के बीच में जो है छोटी सरजू में ही किलोमीटर 17 पर 2010 में पुल बनाया। मैं उसके लिए राज्य सूचना आयोग और कहाँ दौड़ा, उसको लड़के मैं बनवाया, ठीक ना। मैं लड़का था, सन 1986 की बात मैं बता रहा हूँ कि 77 से 80 तक प्रोफेसर रामजी सिंह जी MLA थे मऊ के। उन्होंने चिश्तीपुर घाट पर एक लकड़ी का पुल शुरू कराया। वो पुल जो है उस पर स्लीपर नहीं लगा, तब तक सरकार गिर गई। सन 86 तक 6 साल तक वो पुल अधूरा रह गया। मैंने सन 86 में 15 जुलाई 1986 से 19 जुलाई सन 86 तक 5 दिन तक भूख हड़ताल किया। वहाँ मैं कोपागंज में बैठा रहा अनशन पर। आजमगढ़ के तत्कालीन कलेक्टर पंकज जायसवाल जी ने आकर के मेरा अनशन तोड़वाया, जूस पिला करके, और फिर पैसा दिया, उस पर स्लीपर लग गया। फिर 10 साल 15 साल पुल चलाओ। कल्पनाथ राय जी के निधन के बाद जो है मतलूपुर डांडी सरोज रोड जो है ये सिंगल रोड था। मैंने सुरेश चंद्रा जी DM थे और राजीव कुमार आजमगढ़ के कमिश्नर थे। मैंने राजीव कुमार साहब से कह करके और उसका प्रस्ताव भिजवाया शासन में
डीएम के थ्रू, सुरेश चंद्रा साहब के थ्रू, और फिर उसको मैंने विधानसभा में उठाया, जिसका नंबर पड़ गया 725/2001, आश्वासन बन गया। उस आश्वासन को पूरा करने में 8-9 में आते आते सरकार ने उत्तर प्रदेश की 8 करोड़ 80 लाख रुपया दिया, उस बाईपास का रूप बन गया, चौड़ी हो गई। मैंने इंदिरा रजवा में ली गई ज़मीन का किसानों को मुआवजा दिलवाया 400 किसानों को। मैंने पारा शहरों बांध में ली गई ज़मीन का मुआवजा दिलवाया 700 किसानों को। मैंने शहरों में 55 लाख का पत्थर लगवाया। मैंने जो है झझवा मोहम्मदपुर में जो है 75 लाख का पत्थर लगवाया। मैं जनता के सवालों पर मुखरता ही राजनीति है, ये जानता हूँ। अगर जनता के सवालों पर मैं मुखर नहीं हूँ तो राजनीति का कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैंने छोटी छोटी तमाम पुल पुलिया बनवाया और लगा रहता हूँ रेगुलर। मैं ऐसा नहीं कि काम जो भी है, खाद नहीं मिल रही थी 98 में, कलेक्ट्रेट पर 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक मैं कलेक्ट्रेट पर अनशन पर बैठा रहा खाद के लिए। जब 700 टन खाद आकर के सारी सोसाइटियों पर एक गई तब मैं अनशन से उठा। तो आपके दिल में सेवा है तो आप सेवा करेंगे, कुर्सियों पर बैठ जाने से कोई सेवा नहीं करेगा। ये जो जनता को गलतफहमी है कि मैं जिसे चाहूँगा जीता करके उससे काम ले लूँगा, इस मुगालते में न जनता रहे। जनता अगर ये सोचती है कि मैं एरू खैरू नत्थू एरू किसी को टिकट वोट दे करके और मैं एमएलए बना करके एमपी बना कर काम ले लूँगा, ये मुश्किल है। वो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो टेस्टेड नहीं है। एक अफसर एक चपरासी रखता है तो सोचता है कि इसको पानी देने का सलीका मालूम है कि नहीं है, काम करता है कि नहीं ठीक से, है कि नहीं। टेस्टेड चपरासी चाहता है। और जनता है जो बैठे बैठे लोगों को जो काम कुछ नहीं किया। मैं गंदे चीनी मिल के गंदे पानी का मैं एसडीएम कोर्ट में मुकदमा लड़ा 1999 में। एसडीएम कोर्ट से डिग्री हो गई मेरी कि 2 महीने में अगर चीनी मिल गंदा पानी बहाना बंद नहीं करेगी तो मिल बंद कर दी जाएगी। फिर वो जो आकर के जिला जज के यहाँ से स्टे वगैरह लिए लोग, काफ़ी दिन तक मुकदमा चला। तो लगे रहेंगे ना तब काम होगा। ये पुल जो है, ये जो फ्लाईओवर बन रहा है, मैं रात में सोया था, मेरी नींद टूट गई, 12:30-1 बज रहा था। ईश्वर ने मुझसे कहा, भगवान ने मुझसे कहा कि ये काम अगर हो जाता तो जनता को बहुत राहत मिलती। मैं सच कहता हूँ। और मैं दूसरे ही दिन गया, मैं जा कर के जो है कलेक्टर साहब से मिला और मैं उसके बाद जो है लगे जो है आज 9-10 साल हो गए और पुल जो है आ गया, पैसा आ गया, बन रहा है। तो आप काम करना चाहिए थे। कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, उस कुर्सी पर बैठने का क्या मतलब है? अगर मैं कुर्सी पर बैठ गया, कुर्सी बहुत अगर बैठने की इच्छा है तो खूब महंगी महंगी कुर्सी लोग खरीद करके, पैसे वाले जो कुर्सियों को खरीदते हैं, तो उन लोगों को कुर्सी अपने घर पर अच्छी खरीद के रख लेनी चाहिए, उसी पर बैठना चाहिए। क्या जनता का लोग जान मार रहे हैं? सेवा है नहीं कि वो लूट का इरादा है और कुर्सियों को लूट लेते हैं लोग, और लूट करके जो है काम कुछ करते नहीं, दिन भर के वो लूट का वातावरण बनाते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा है? मैं वैसी सेवा और वैसी राजनीति नहीं करता। बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूँ। आपने बताया कुर्सियों पे जो लोग बैठे हैं वो केवल लूटने का काम कर रहे हैं, और आपने तमाम अपने कामों का भी जिक्र किया, किस तरह से आपने लोगों की समस्याओं का समाधान करवाया, बड़े बड़े समस्याओं का हल करवाया, और आपने शुरुआत किया, बताया आपकी राजनीति की शुरुआत हुई शौचालय से। शौचालय की बात आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और जब वो उस कुर्सी पर बैठे हैं, सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हैं, उसके बाद उन्होंने देश को ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया, खुले में शौच से मुक्त कर दिया। तो कुर्सी तो चाहिए कहीं ना कहीं, और आपने कहा लूटने वाले लोग कुर्सी पे हैं, तो जब अच्छे लोग नहीं आएंगे तो फिर तो होंगे ऐसे। ये जनता की जिम्मेदारी है कि जनता अच्छे लोगों को कुर्सी दे। लेकिन जनता क्या है? जनता तो भाई माँ तो जनता ही है, जन्म तो यही देगी। लेकिन अगर ये जन्म दे करके और उसकी परवरिश ठीक से उसके बारे में पता ना करे कि इसको मैं कैसा है, इसको बना रही हूँ ना। एक माँ थी, उसका बच्चा था, वो चोरी करके सामान लाता था और माँ उसे दबा लेती थी सामान को, कहती थी कभी अंडा लाया तो बोली कि मुर्गी लाओ, मुर्गी लाया तो बोला कि माँ बोली कि बकरा लाओ, बकरी लाओ। फिर वो एक दिन जो है बड़ा डाकू बन गया, और जब डाकू बन गया तो एक मामले में उसे अदालत में जब उसको सज़ा सुनाई जानी थी तो माँ भी गई सज़ा सुनने के लिए। तो लड़के ने जो है जब सज़ा सुना दिया, आजीवन कारावास, वो हत्या और डकैती हुई थी, उसमें वो शामिल था। फिर सज़ा हो गई उसको आजीवन कारावास की। तो पूछा माँ ने कि जज ने पूछा कि मिलना चाहती हो अपने लड़के से? लड़के से पूछा कि मिलोगे? तो बोला कि हाँ मिलूंगा माँ से। तो जब माँ उसके पास गई, तो उस डाकू ने जो है अपनी माँ का पूरा कान जो है मुंह से काट लिया, पूरा काट लिया कान, और खून अदालत देख करके चिल्लाने, अरे कि ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया तुमने? तो उसने कहा कि मैंने जो किया है, जब मैं मुर्गियों के अंडे चुराया करता था तो माँ कहती थी कि मुर्गी चुरा के लाओ, और जब मैं मुर्गी चुराता था तो माँ कहती थी कि बकरी चुरा के लाओ, और जब मैं बकरी चुरा के लाने लगा तो माँ कहती थी कि थोड़ा और ला के लाओ। ठीक है? तो नेताओं को ये चोरी सिखाने का तरीका जो है जनता बताती है। एक चोर को, एक बेईमान को, एक भ्रष्ट को, एक लुटेरे को जो जिताती है, जिता करके भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम जनता करती है। जनता अगर बेईमान लोगों को दफन कर दे
तो बेईमानी कैसे पैदा होगी? बेईमानी बढ़ेगी ही नहीं। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि जनता से ज़्यादा जिम्मेदार राजनीतिक पार्टियां हैं? अगर वो अच्छे प्रत्याशी उतारे मैदान में तो जनता क्यों ना उनको चुनेगी? एकदम आपकी बात से 100% सहमत हूँ मैं। ये बात मैं बहुत पहले से उठाता आ रहा हूँ। जनता से बहुत ज़्यादा जिम्मेदार जनता तो मन महसूस करके कलेजे पर जैसे गर्म तावा रख दिया जाए उस तरह से राजनीतिक दल कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचारी, लुटेरे, गुंडे, बदमाश, माफिया हैं, उनसे पैसा लेते हैं, बड़े पैमाने पर धनराशि ले करोड़ों करोड़ों में टिकट बिकते हैं। और ये कहा जाता है कि फलां पार्टी धमाका पार्टी। एक पार्टी नहीं, मैं समझता हूँ कि अधिकांश पार्टियों में पैसे का लेन देन चलता है। कहने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन बड़ी बड़ी लेन देन है। तो ये आपको नहीं लगता कि आप जैसे लीडर को पैसे के अभाव में पीछे रहना पड़ा? एकदम देखिए, मैं पीछे नहीं मानता हूँ अपने को, इसलिए कि कुर्सी पर बैठ जाना एक अलग बात है और शोहरत जो है, जो आपकी जो शोहरत है, एक लिखा जाता है कि इनकी आम शोहरत ठीक है। जैसे कोई जांच आ गई तो थाने पर लिख देगा कि इनकी आम राय ठीक नहीं है। ठीक, तो आम राय ठीक नहीं है तो वो मतलब ठीक नहीं है। इनकी शोहरत ठीक है, इनकी आम राय ठीक, इनके बारे में आम राय ठीक है, तो आम राय मेरे बारे में लोग जो कहते हैं वही ठीक है। तो मैं कुर्सी पर भले ना हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस इलाके में आप कहीं भी घूम लेंगे, जो लोग मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं कि देव प्रकाश राय किसी गलत काम के लिए पैरवी नहीं कर सकते और चोर और बेईमानों के साथ खड़े नहीं हो सकते। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपने जिक्र किया किस तरीके से भ्रष्ट लोग राजनीति में हैं, जो अच्छे लोग हैं उनको जनता चुनती नहीं, ऐसे लोगों को मौका देती है तो वो जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार करेंगे, ऐसे काम करेंगे। लेकिन जब अच्छे लोगों का ऑप्शन ही नहीं होगा जनता के पास तो वो कैसे चुनेंगे? आप चुनाव नहीं लड़े, चुनावी मैदान में नहीं आए। जिस ओवरब्रिज की इतनी बड़ी समस्या मऊ की जो थी उसका समाधान आपने करा दिया। ओवरब्रिज का काम चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है, और उस ओवरब्रिज का काम कराने के नाम पर न जाने कितने लोग आए मऊ में और चुनाव जीत कर चले गए और कुछ नहीं हुआ। तो अगर आप चुनावी मैदान में ही नहीं आएंगे तो जनता कैसे? नहीं, मैं आऊँगा और लोग मुझे आना चाहिए कि लोगों को आकर के कहना चाहिए कि देव प्रकाश चलो तुमको मैं लखनऊ भेजना चाहता हूँ। मैं अगर कहूँ कि मैं लड़ूंगा, मुझे वोट दीजिएगा, तो ये कोई बात हुई नहीं। मेरे अच्छे कामों को देख करके जब जनता मुझे अपने कंधे पर बैठा कर कहती कि चलो तुम इस बार तुमको लखनऊ भेजना है, दिल्ली भेजना है, तुम्हारी ज़रूरत है वहाँ। अगर जनता ये कहती कि देव प्रकाश तुम शारदा के नहर के पानी के लिए लड़ते हो, तुम दोहरी घाट पंप कैनाल के लिए लड़ते हो, तुम कल्पना चावला के निधन के बाद तुमने मऊ के डाणी सरोवर मतलूपुर बाईपास को बाईपास का रूप दिलवा दिया, चौड़ा करा दिया, तुम शारदा की नहर के लिए लड़ते हो, तुम जो है किसानों की ज़मीन का मुआवजा दिलाते हो, तुमने इंदिरा राजवा की ज़मीन का मुआवजा दिला, तुमने 1200 बांध का मुआवजा दिलवाया, तुमने अपने गांव में पत्थर लगाया, तुमने और को हिस्सा के बीच में पुल बनवाया, तुमने चिश्तीपुर घाट के अधूरे पुल के लिए 5 दिन बिना खाए सोए रहे, तुम जो है सहरोज में जो है मोहन घाट का पुल बनवा दिए, तुम जो है तुम इतना काम करते हो, लगातार लगे रहते हो, चलो तुमको लखनऊ भेजना है, तुम जाओगे तो हम लोग का हौसला और बढ़ेगा, हम और काम करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि ये जिम्मेदारी भी राजनीतिक पार्टियों की है? क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अगर आप जैसे प्रत्याशी को टिकट देकर के उतारें तो एक अच्छा काम हो, अच्छे लोग बीच में आए। राजनीतिक पार्टियां देखिए क्या है ना कि वो माल देख रही हैं कि कितना दौड़ पाएंगे, ठीक ना, एक खिला पाएंगे कि नहीं। सोया हुआ है वोटर, तब तक उसके मुड़वारी ले जाकर 2 पाउच रख देंगे कि नहीं। हेलो, अब तो वोट क्या है कि सोया हुआ है मतदाता, तब तक उसके सिरहाने ले जाकर 2 पाउच रख देते हैं, कहते हैं भैया फलानी पार्टी का आयल है, वोट दे दिया, हेलो 500 रुपया ले लो, हेलो ये 500 का नोट ले लो, दे दो। वोट तो इस पर चल रहा है। अब वोटर जो है पी लिया, जब तक 5 बजे तक वोट हुआ, उसके पहले वो जा करके पी नशे में वोट दे दिया। फिर जब नशा उतरी तो कहा कि साला किसको मैंने गाली नहीं देना चाहिए, मतलब किसको हमने वोट दे दिया, ये वातावरण बन गया है। जो जज्बाती लोग हैं वो जज्बात पैदा करने का हुनर जानते हैं। जो सियासी जिसको कहा जाता है सियासी, ये सियासी दाव पेच क्या है? सियासी दाव पेच यही है कि जनता को जैसे मछली चढ़ती है ना, जब मछली मारते हैं नदी में लोग तो एक तरफ से ढेला फेंकते हैं और दूसरी तरफ से जाल लगाते हैं, तो ढेलवास उसको कहते हैं देहाती भाषा में। एक तरफ से नदी में ढेलवास होता है, दूसरी तरफ से मछली, तो उस तरह से मारते हैं। ये जो राजनीतिक लोग हैं ये वोट की खेती करते हैं। हाँ, ये बात है। अच्छा, मऊ अंत में एक सवाल करूंगा। मऊ में जो बाल निकेतन पर 0B पर ओवरब्रिज का काम चल रहा है, इसमें कई निर्माण जो हैं वो टूटेंगे भी, कई दुकानें आएंगी उसके जद में, तो क्या जो निर्माण तोड़ा जाएगा उसका मुआवजा भी लोगों को मिलेगा? देखिए, कुछ लोगों का तो जैसे जिनकी व्यक्तिगत ज़मीन में है टूटेगा उनको मिलेगा, और जिनकी सरकारी ज़मीन में है
तो उनका टूटेगा तो मैं इस सरकार से प्रार्थना करता हूँ, सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उनको भी सरकार दे, क्योंकि बहुत पैसा है सरकार के पास। ये 4 लेन बनी है, हज़ारों करोड़ रुपया मुआवजे का बटा है, ठीक ना। तमाम जो दुकान मकान बढ़ुआ में टूटा, चाहे थानीदास में टूटा, चाहे सरोज में टूटा, चाहे मतलूपुर में टूटा, चाहे जहाँ भी टूटा, सबको मुआवजा दिया गया है। अब वो कुछ लोग हैं 296 लोग हैं, उसमें से कुछ की निजी की ज़मीन में है, कुछ जो है मतलब सरकारी में है, तो उन्हें भी सरकार दे दे पैसा, उनकी भी आँख जो है पूछ जाए, है कि नहीं, उनके आंसू पूछ जाएं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई उनको भी मिले। ये ठीक है कि मैं उस पुल के लिए, मेरे लड़ने से वो उन लोगों का टूटेगा, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि उन्हें कुछ ना मिले। मैं चाहता हूँ कि उनकी भी आंसू पूछ जाएं, सरकार उन्हें भी कुछ दे दे, ठीक ना, उनका उचित मुआवजा दे दे। क्या है सरकार के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने लिख कर दिया हूँ, मैंने लिख कर दिया है भी है, मैं शासन में लिख कर दिया हूँ कि नहीं उनको जो है उनको दिया जाए। हाँ। किस तरीके से आप बात करते हुए भावुक हो गए? आपके दिल में जनता के लिए दर्द दिखता है, लोगों का दर्द दिखता है, किस तरीके से आप जनता के लिए लड़ते हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं का आपने समाधान करा दिया। इसके बाद आप चुनावी मैदान में नहीं आए, आपने कहा राजनीतिक दल मौका नहीं देते, जनता आए और कहे कि लखनऊ आपको पहुंचाना है, तो जाहिर सी बात है जनता जब जानेगी समझेगी तो आपको सराहेगी भी। तो क्या कभी किसी राजनीतिक दल से आपने प्रयास किया टिकट का? मैंने देखा है यहीं इसी मऊ में, खैरुल बसर साहब जब तक पार्टियों से लड़ते थे तब तक एमएलए नहीं बन पाए। सीपीएम के नेता थे, और जिस दिन वो निर्दल लड़े, लोगों ने कंधे पर बैठा करके लखनऊ पहुंचा दिया था। यहीं कल्पनाथ राय जी जेल में थे, कल्पनाथ राय जी को नरसिम्हा राव ने जो है जेल में डाल दिया था टाडा के तहत, और कल्पनाथ राय को इसी मऊ की जनता ने निर्दल दिल्ली की संसद में भेज दिया था। तो ये जनता है, महान है, कभी भी कुछ कर सकती है। ऐसा नहीं है। और कुर्सी नहीं मिलेगी तो क्या है कुर्सी में? कुर्सी में कुछ नहीं है, सेवा ही सब कुछ है। मैंने संकल्प लिया है सेवा का, मैं सेवा करता रहूँगा। मुझे कुर्सी की लालसा रहती तो मैं बड़ी बड़ी पार्टियों में होता, लेकिन मैं चौधरी चरण सिंह का अनुयायी हूँ। मैं उनके बचपन में उनके साथ था, जब तक वो जिंदा रहे उनके साथ था। उनके लड़के से मेरी व्यक्तिगत अजीत सिंह जी से मेरा लगाव हो गया, मैं उनके साथ गया। आज उनके मैं लड़के के साथ हूँ, पूरा परिवार उनका जो सम्मान करता है, इतना दिल गदगद हो जाता है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मैं जय चौधरी मुझसे छोटे हैं, पूरा सम्मान करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और पिताजी तो उनके जो है, अगर मैं कुछ कह देता था तो मेरे लिए वो जो है बहुत वो पावर में हो जाए। उत्तर प्रदेश में अगर चौधरी जयंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं, एक दिन में अगर 1000 करोड़ रुपया मैं मऊ के लिए न दिला दिया तो सार्वजनिक रूप से दास कर लूँगा अपने शरीर का। 1000 करोड़ रुपया एक दिन में दिलवा दूंगा, एक दिन में। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं, 1000 करोड़ रुपया एक दिन में दिलवा दूंगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि जयंत चौधरी दिशा भ्रमित हो गए हैं? नहीं, भ्रमित नहीं, मजबूरी है, कभी मजबूरन कभी मसलहतन, ठीक ना। हाँ, आप समझिए बात को। जहाँ वो थे वो लोग बात सुने, जहाँ वो थे ना, जहाँ वो थे वो उनको साथ कहते थे 7 सीट देंगे, और कहते थे कि हमारा आदमी लड़ेगा सब पर, आपको 2 सीट 1 सीट देंगे। तो ये कोई बात थोड़ी थी। जयंत चौधरी तो नाराज होकर चले गए ना, ऐसा थोड़ी था। बहुत दिन तक साथ थे, इन लोग के साथ ही थे। नहीं, नाराजगी का ये मतलब नहीं कि चौधरी चरण सिंह के पूरे, अब मजबूरी, मैं कह रहा हूँ कि कोई मैं जिसके साथ हूँ वही हमारा गला दबा रहा है, तो हम क्या करेंगे? मैं जिसके साथ हूँ वही मेरा गला दबा, मेरा उत्थान नहीं देख रहा है वो, तो मैं कैसे उसके साथ रहूँगा? अपने परिवार का 5 लड़ाएगा और हमको 5 सीट भी नहीं देना चाहता है। मजबूरी है कि नहीं है? ये बात थी। जिस जनता के लिए आप इस प्रकार से लगातार लड़ाइयाँ लड़ते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कराते हैं, जिनका दर्द आपके दिल में इतना है कि बात करते करते कई बार आप भावुक हो गए, अंत में उन लोगों से, मऊ की उस आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मऊ की आवाम से यही अपील करना चाहूँगा कि देखिए, जो भी कुछ कर सकता हो, ठीक ना, जो भी कुछ कर सकता, जांच करके, देख करके। इतने लोगों को देखते हैं, रोज़ लोग देखते हैं काम करते, घर बैठे। देखिए, अच्छाई और बुराई जो है वो घर बैठे पता की जा सकती है। अगर आप अपने घर में बैठ करके पूछेंगे कि फलां आदमी कैसा है, तो पता चल जाएगा। 2-4 लोगों से पूछ लेंगे, लेकिन कोई पूछता नहीं है। जब चुनाव आता है तो मन में फलां टिकट दे दे क्या, और फलां तो बाना लखनऊ दिल्ली में, वहाँ से टिकट दे देना, वो क्या जानते हैं?
लखनऊ दिल्ली के नेता, मैं कहता हूँ कि जो बड़े बड़े नेता हैं यहाँ क्या करता हूँ, क्या जानते हैं कि वो क्या करता है जनता के साथ? जनता जानती है। तो जनता को छोड़ देना चाहिए, भाई बताओ किसको टिकट दे। तो जनता के बताने पर तो टिकट मिल नहीं रहा है। टिकट किसको दे रहे हैं? वो अपना मनमानी जो दे रहा है उनको पैसा। किसको टिकट दे रहे हैं? टिकट किसको दे रहे हैं? पैसे वाले को दे रहे हैं। कहाँ का टिकट है वो? कहाँ का रहने वाला है? विदेशी विदेशी परदेशी, विदेशी विदेशी परदेशी, विदेशी विदेशी परदेशी खोज करके, ठीक ना? और वो कहाँ से आ रहा है? पता चल रहा है कोई 10 करोड़ दिया, कोई 20 करोड़ दिया, कोई 15 करोड़ दिया। वो 15 करोड़ 20 करोड़ देने वाला सेवा करने आया है क्या? 15-20 करोड़ में जो टिकट ले रहा है वो सेवा करने के लिए आ रहा है। गलत नहीं कर रहा हूँ, बस यही बात है। जनता को समझना, बस ये जनता समझ लगती है। तो हमारे साथ थे देव प्रकाश राय जी, और आपने देखा किस प्रकार से बात करते करते कई बार भावुक हो गए, उनकी आंखें नम हो गईं, और किस प्रकार से मन में आम जनमानस के लिए सेवा भाव लिए देव प्रकाश राय जी राजनीति करते हैं, जनता के लिए राजनीति करते हैं। कभी स्वयं के लाभ को नहीं देखा, और कितना लाभ बगैर किसी कुर्सी पर बैठे जनता को पहुंचाया, किस तरीके से बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कराया। और अभी हाल ही में जो ब्रिज का काम शुरू हुआ, फ्लाईओवर बन रहा है बाल निकेतन पर मऊ में, मऊ की एक बड़ी समस्या थी जिसका समाधान हुआ। और इन तमाम समस्याओं का समाधान करने के बाद भी देव प्रकाश राय जैसे नेता को मौका नहीं मिलता, कोई बड़ा दल टिकट नहीं देता, वो भी दर्द देखने को मिला। और ऐसे में जब तमाम नेता आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, कल्पनाथ राय से खुद की तुलना करते हैं, और ख़ुद को स्वयं से विकास पुरुष की उपाधि देते हैं, लेकिन धरातल पर क्या चीज़ें होती हैं और कितना वो अपनी बातों पर खरे उतरते हैं, वो आप तमाम लोग देखते हैं। अब देखना होगा जनता कितना समझती है और कितना सोच समझकर भविष्य में अपने नेता को चुनती है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।